हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्स्ट्रा स्कोर पूर्णिया में। तो बच्चों, आज जो है मैं क्लास 12th के फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। और ये जो मॉडल पेपर है ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस बात का ध्यान रखें कि जो पेपर का पैटर्न होगा वो बिल्कुल इसी क्वेश्चंस के तरह होगा। तो आपको ज़्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है। और पढ़ाई को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से प्रिपरेशन करना है, मैं आपको बताऊंगा। और बताऊंगा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहेगा। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं आपके लिए। और आप सभी एकदम स्क्रीन के सामने फोकस हो जाएं और ध्यान रखें कि मैं जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं उसमें मैं क्या स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल लिखा हुआ है और ये मॉडल सेट है किसका भैया? फिजिक्स का है ना। जो भौतिक विज्ञान है, जो भौतिकी है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो टोटल 70 होंगे आपके प्रश्न पत्र में, यानी क्वेश्चन पेपर में। और उसमें से आपको केवल अटेम्प्ट जो करना है वो 35 क्वेश्चन करना है, यानी 35 क्वेश्चन करना है। इससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आपको 35 मार्क्स ही मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो 70 क्वेश्चन में से आपको बेस्ट 35 चुनना है जो आपको अच्छी तरह से आता है, जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो। तो चलिए हम लोग जो ये मॉडल पेपर दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए, जो इंग्लिश मीडियम में इस बार एग्जाम देंगे, जिन्होंने पूरी पढ़ाई पूरे साल इंग्लिश मीडियम से की है, तो मैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। और फिर बाद में मैं हिंदी मीडियम के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए बच्चों, लेते हैं और बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस में आपको परेशान नहीं होना। इंस्ट्रक्शन में मैं यहाँ पे ये बता दूं कि 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से 35 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने होंगे। उसी तरह 20 क्वेश्चन आपको 2 नंबर के मिलेंगे, 2 नंबर के, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन ही बनाने हैं। तो 10 गुना 2 यानी 20 मार्क्स यहां से हो जाएगा। और फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। लॉन्ग क्वेश्चन 6 होंगे और 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ही बनाने होंगे। 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन ही बनाने होंगे लॉन्ग में, जो 5-5 नंबर के होंगे। ओके ना। तो इस तरह से आपको जो है 35 नंबर यहां से पाना है और 20 नंबर, 10 गुना 2 यानी 20 नंबर यहां से पाना है और 15 नंबर यहां से पाना है। सब मिलाकर के आपका टोटल नंबर 70 हो जाएगा। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मैं चूंकि इंग्लिश मीडियम के लिए ले रहा हूं, तो पहले नंबर का पहला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा का फॉर्मूला होता है कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर, ओके ना। यानी सिग्मा को अपन कैसे लिख सकते हैं? कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, एप्सिलॉन नॉट का कौन सा मान सही है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। याद कर लीजिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ध्यान रखिएगा, एफ अपॉन एम, एफ अपॉन एम, फैरेड पर मीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 3 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ चार्ज क्यू। एक चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो फॉर्मूला होगा, ये देख लीजिए, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके ना, क्यू बाय आर स्क्वायर, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है फ्रॉम द होल सरफेस
if plus q charge is placed inside any spherical surface। तो एक इन स्फेरिकल सरफेस से उसके अंदर में प्लस क्यू चार्ज रखा है, आपसे फ्लक्स पूछा है तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी यानी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट सही हो जाएगा, क्योंकि अंदर में चार्ज जो है वो केवल क्यू है, तो 4 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन में है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है यानी V का मान पूछा है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। बच्चों याद रखो इक्वेटोरियल पोजीशन पे V का मान 0 होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 5 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 5 का क्या होगा? ऑप्शन डी। छठे क्वेश्चन में आते हैं। छठा क्वेश्चन में क्या रखा है? सम ऑफ चार्जेज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर इज। आप जानते हैं कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, एक कलेक्टिंग और एक कंडेंसिंग, और कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होते हैं, तो टोटल चार्ज यानी सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 6 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 7वां नंबर में क्या क्या रखा है आप देखिए, डायमेंशन ऑफ चार्ज इज। चार्ज का डायमेंशन पूछा है बच्चों, 80 होता है चार्ज का डायमेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। ये देखिए वोल्ट पर मीटर पूछ रहा है, तो हम जानते हैं भैया E बराबर सर माइनस डीवी बाय डी आर होता है। डीवी का वोल्ट हो गया, डी आर का मीटर हो गया, किसका हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, यानी 8 का ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज, यानी रिलेटिव परमिटिविटी का हमसे यूनिट पूछा है, तो सर एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर हो जाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका भी वही यूनिट होता है, इसका भी वही यूनिट होता है, यानी दोनों कट जाएगा। कट जाएगा तो कोई यूनिट नहीं बचेगा, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। 9 का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। चलिए 10वां नंबर में चलते हैं। 10वां नंबर में क्या कह रहा है? टू कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो कैपेसिटर, दोनों का कैपेसिटी सी है और दोनों को पैरेलल में इस तरह से आपने जोड़ के रखा है, इस तरह से आपने जोड़ के रखा है, ये भी सी ये भी सी। तो आपसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा? जब भी पैरेलल में हो बेटा तो आपको क्या करना है? जोड़ देना है। तो सी प्लस सी क्या हो जाएगा? 2c हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है 11 नंबर में मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ अ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज। यानी कि हमें मिनिमम डेविएशन एंगल डेल्टा मिनिमम पूछा है भैया। डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला होता है किसी भी प्रिज्म के लिए ए टाइम्स म्यू माइनस 1, याद रखिए। और ऑप्शन बी में वो दिया हुआ है ए टाइम्स म्यू माइनस 1, तो 11 का हो जाएगा बी। 12 नंबर में आते हैं। 12 नंबर में दे रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कह रहा है द सोलर स्पेक्ट्रम इज। जो सोलर स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है? तो आंसर है कंटिन्यूअस होता है। 12 का आंसर ए हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 13 नंबर में आते हैं। 13 नंबर में क्या दे रखा है? द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्निफिकेशन पावर या मैग्नीफाइंग पावर पूछा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए, तो आंसर होगा माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन एफ ई। ओके बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ध्यान रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? तो आंसर होगा डायमंड। आंसर होगा डायमंड, ध्यान रखना है बच्चों, गलती नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को डिनोट करते हैं बेटा बीटा से, और बीटा बराबर होता है लेमडा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्मॉल डी और कैपिटल डी को लेकर के, तो ध्यान रखना है कैपिटल डी ऊपर रहता है, बस इतना सा ध्यान रखिए, ऑटोमेटिकली स्मॉल डी नीचे हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन ए करेक्ट होता है। चलिए 16 नंबर में चलते हैं।
16 नंबर में दे रखा है 16 में 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होता है। आंसर याद रखना पड़ेगा, ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और ध्यान रखें लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस को बताता है, किसको, डिस्टेंस को। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लेंस मेकर फॉर्मूला, कह रहा है कि कौन सा लेंस मेकर फॉर्मूला करेक्ट दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 1/f इक्वल्स टू μ2/μ1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1/r1 -1/r2। चलिए बच्चों चलते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है हमसे, ध्यान रखिए। फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है, तो सर म्यू होता है 4/3। 4/3 कितने के बराबर होगा, 1.33 के। ठीक है, अगर ग्लास के लिए पूछता तो 1.5 होता, ध्यान रखना। चलिए हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन 19 में दे रखा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना, फॉर नॉर्मल आई इज। ओके, नॉर्मल आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होगा। आंसर याद करिए 25 सेंटीमीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉचीज इक्वेशन, कौन सा कॉची का सही इक्वेशन है। आंसर होगा ऑप्शन सी, म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ओके बच्चों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है ना, फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, है ना, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी इंटेंसिटी यानी आई और वेवलेंथ यानी लैम्डा, इनमें रिलेशन कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा भैया। आई जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के पावर 4 के। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, पूछा है डज नॉट चेंज, है ना, विद द चेंज ऑफ मीडियम ऑफ लाइट, यानी अगर मीडियम ऑफ लाइट चेंज हो जाए तो क्या चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये सोर्स पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कह रहा है कौन सही है। फेज डिफरेंस जो होता है उसको फाई से डिनोट करते हैं और पाथ डिफरेंस को डेल्टा से, इन दोनों में रिलेशन बताना है। तो फेज डिफरेंस जो होता है वो बराबर होता है बेटा 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, फेज डिफरेंस फाई बराबर 2n+1 इंटू पाई, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे मिलेगा बच्चों, इस पे मिलता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कॉज फॉर कलर ऑफ लाइट, यानी लाइट के कलर का मेन कॉज कौन है। वेवलेंथ होता है बच्चों, ध्यान रखिए वेवलेंथ होता है मेन कॉज, वेलोसिटी नहीं होगा, फेज नहीं होगा, एम्पलीट्यूड नहीं होगा। ओके, तो 25 का हो जाएगा वेवलेंथ। 26 में आते हैं, क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस, कौन चार्जलेस है भैया, फोटोन होता है चार्जलेस, कौन होता है, फोटोन होता है चार्जलेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन 27 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं भैया, एनर्जी को, किसको करते हैं, एनर्जी को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन, कह रहा है कि कौन सा सही होगा एनर्जी ऑफ फोटोन, तो होगा Hc/λ, यानी ऑप्शन बी, एनर्जी ऑफ फोटोन होता है Hc/λ। और अगर फ्रीक्वेंसी में बात करते हैं तो H टाइम्स फ्रीक्वेंसी। ओके ना बच्चों, चलिए चलते हैं 28 के बाद 29 में कह रहा है वेव नंबर इज इक्वल टू, वेव नंबर किसके बराबर होता है सर, 1/λ के। वेव नंबर को ऐसे लिखते हैं और ये होता है 1/λ के बराबर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, कौन सा सही होगा, तो आप जानते हैं R इक्वल्स टू R0 A का पावर 1/3, ए जो है हमारा मास नंबर है,
ओके बच्चों, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए कह रहा है 31 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सही है। तो वन यू जो होता है उसके बारे में पूछा है बच्चों, ये यू है बच्चों, ध्यान रखना ये क्या है, यू है। तो वन यू इक्वल्स टू ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1.6605 इंटू 10⁻27 kg। ओके ना बच्चों, ध्यान रखना है। अगला है निम्नलिखित में से यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ के लिए कौन सही है। तो एवरेज लाइफ के लिए सही होता है बच्चों ऑप्शन सी, 1/λ। एवरेज लाइफ जो होता है वो बराबर होता है किसके, 1/λ के। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 33 में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम 92 to 38 विल बी। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो आप क्या करो, ऊपर वाला जो है 238 उसमें से नीचे वाला 92 को माइनस कर दो। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है a माइनस जेड। तो a हो गया 238, जेड हो गया कितना 92, घटाओगे तो कितना आएगा 146, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में से है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कह रहा कौन सा सही है। यहाँ देखिए डेसिमल है, बदलना है किसमें, बाइनरी में। तो डेसिमल को बाइनरी में बदलिए, ये देखिए 4 है, 4 को 2 से डिवीजन लगाएंगे है ना, 2 से ही लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो 2 से 2 बार में ये कटेगा, कोई भी शेष नहीं बचा है ना, रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर 2 से 2 1 जा 2 हो जाएगा है ना, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं बचा तो ये 0 हो जाएगा। फिर से 2 से लगाएंगे, यहाँ 0 लिखेंगे क्योंकि नहीं कटेगा, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। अब नीचे से ऊपर आपको लिख देना है, तो नीचे से ऊपर कितना होगा 100 और ये 2, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाइनरी एडिशन 1+1 इज इक्वल टू, 1+1 किसके के बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। ध्यान रखिए 10 में 0 लिखा जाता है और 1 जो होता है वो कैरी हो जाता है अगले के लिए। ओके ना, जिसको हम लोग हिंदी में हासिल बोलते हैं। चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर और गेट इज, और गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो भैया और गेट के लिए होता है a+b, है ना, यानी c हमारा आउटपुट है, c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a+b। ओके बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। 37 में क्या दे रखा है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, ये देखिए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है। तो 37 मैग्नेटिक मोमेंट यानी याद करिए कैपिटल एम को मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक मोमेंट। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला चलते हैं भैया 38 में क्या है, परमिएबिलिटी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है। तो सब याद है, फॉर्मूला है डायरेक्ट, म्यू इक्वल्स टू बी अपॉन एच। भैया ये बात तो ध्यान रखो, 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे 70 में से जो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होगा, इसलिए फॉर्मूला को जितना ज्यादा याद कर सकते हो वो याद करने की कोशिश करो। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप के लिए कौन सही होगा। तो tan डेल्टा इक्वल्स टू होता है bv बाय बी एच। ओके, tan डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है भैया, bv बाय बी एच। ये देखिए ये होता है, इसको बोलते हैं आप bh, इसको बोलते हैं bv, है ना, ये हो जाता है आपका be हो जाता है, और इसको बोलते हैं आप डेल्टा, है ना। तो एंगल ऑफ डिप पूछा है तो tan डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, bv ये भी है तो ये भी हो जाएगा, तो bv बाय bh हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 40, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द अर्थ्स मैग्नेटिक डायपोल इज, अर्थ के मैग्नेटिक डायपोल पे एंगल ऑफ डिप कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है भैया। अर्थ मैग्नेटिक पोल पे जो एंगल ऑफ डिप होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, चाहे आप साउथ पोल पे जाओ चाहे आप नॉर्थ पोल पे जाओ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41, the relation between geometric length Lg and of a magnet and its magnetic length will be। ध्यान रखिए मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ से छोटा होता है, मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ से छोटा होता है। कितना छोटा होता है, तो भैया मैग्नेटिक लेंथ इक्वल होता है 5/6
5/6 टाइम्स ऑफ एल जी के, 5/6 टाइम्स ऑफ एल जी के। ओके ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज, यानी म्यू नॉट का मान पूछा है भैया। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ओके ना, हेनरी पर मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है 43 मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इन वैक्यूम इज, वैक्यूम का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? तो आंसर होगा 0 भैया, कुछ नहीं होता। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 44, क्वेश्चन में है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज, वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या स्पीड होता है? तो सर C इक्वल्स टू 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ओके ना, चलो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है? द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज, एक्स रे का जो वेवलेंथ होता है उसका रेंज अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है? तो आंसर होगा 10⁻⁻7 मीटर के। ओके बच्चों, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द 46 में द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है, वो क्या होता है? तो पैरेलल होता है E क्रॉस B के। भैया ये X नहीं है, ये क्रॉस है, E क्रॉस B के, ध्यान रखना है। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, B मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में है द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज, आप इस फॉर्मूला से निकाल लीजिए E इक्वल्स टू H टाइम्स फ्रीक्वेंसी, H टाइम्स फ्रीक्वेंसी, इससे निकालेंगे आपका आंसर एनर्जी का होता है ml2T-2। ओके ना, तो यहां से आएगा ml2T-1, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा ml2T-1। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है भैया? तो ये बराबर होता है ऑप्शन ए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 50 नंबर पे आ गए हम लोग। द एक्सप्रेशन फॉर रेडियो एक्टिव डीके इज, रेडियो एक्टिव डीके का कौन सा एक्सप्रेशन सही है? ऑप्शन ए भैया n इक्वल्स टू n0 E का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ओके ना, चलिए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? डबली चार्ज्ड हीलियम आयन को, है ना, इसको बोलते हैं भैया। तो इसमें क्या है, 2 प्रोटॉन है और 4 में से 2 घटा दो तो 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला 52 में है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉसिबल ऑर्बिट इज, है ना। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी पॉसिबल ऑर्बिट में? तो L होता है NH/2 पाई। क्या होता है भैया? NH/2 पाई, NH/2 पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 कैथोड रेज आर कलेक्शन ऑफ, कैथोड रेज किसका कलेक्शन होता है भैया? इलेक्ट्रॉन का होता है। यहाँ स्पेलिंग गलत है भैया, ये देख लो, इलेक्ट्रॉन का स्पेलिंग यहाँ गलत दिया हुआ है, फिर भी अपन ने ऑप्शन ए टिक किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही कलेक्शन होता है कैथोड रेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं। 54 में है द फंडामेंटल, ये देखिए फंडामेंटल का स्पेलिंग भी गलत है, फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम इज, एटम में फंडामेंटल पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियन, न्यूक्लियन इसलिए क्योंकि न्यूक्लियन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल पार्टिकल तीनों होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चों। यहाँ गलती होने के चांसेस आपके बढ़ते हैं, इसलिए ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं। 54 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व, क्या कंजर्व रहता है इन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ में क्या कंजर्व रहेगा भैया? तो चार्ज रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे है 56 मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, है ना, कैरिंग करंट आई, एक सर्कुलर कॉइल है उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है इस तरह से,
और इसके सेंटर पे जिसका कि रेडियस जो है आर है, कह रहा है इसके सेंटर पे, सेंटर को सी सूचित कर दीजिए। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। तो कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए रेडियस आर छोटा दिया था, स्मॉल दिया था, तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए स्मॉल आर। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला अगला है 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेंट, नहीं भैया करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन जो है वो मिस प्रिंट हो गया है, टाइप करने में गलती है, फिर भी मैंने सही कर दिया आप लोगों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है, तो सही है भैया 1 किलो वाट आर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। 57 हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 में चलते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ सही है ना, कौन सा करेक्ट है, तो 1 टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ऐसे 1 टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब इन दोनों को ऊपर लेके जाओगे तो -1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। 59 में है रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आंसर है इन्फिनिटी। ओके बच्चों ध्यान रखिए। उसी तरह आइडियल अमीटर पूछता तो 0 होता, है ना। अगला चलते हैं, क्वेश्चन पूछा है करेंट सेंसिटिविटी ऑफ अमीटर इज, अमीटर का करेंट सेंसिटिविटी क्या होता है, तो आंसर होगा डिफ्लेक्शन अपॉन करंट। क्या होगा भैया, डिफ्लेक्शन अपॉन करंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं। एस आई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट पूछा है भैया, क्या बोलते हैं, हेनरी, क्या बोलते हैं उसको, हेनरी। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट के लिए कौन सा रिलेशन सही है, ऑप्शन ए सही है, आई आर एम एस जो होता है वो इक्वल टू होता है 0.707 आई नॉट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल किसके बराबर होगा, ओमेगा एल के, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए अगला 64, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटेंस, केवल कैपेसिटर है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा भैया, XC इक्वल्स टू 1/ωc। ध्यान रखना है ये दोनों, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट इज, LR सर्किट का इम्पीडेंस क्या होता है, तो LR है यहाँ पर, तो ध्यान देना है Z इक्वल्स टू होगा √R² प्लस ω_L का होल स्क्वायर। ओके ना बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीक वैल्यू पूछा है हमसे, पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट इन अल्टरनेटिंग करंट इज। ओके, तो हमें ध्यान देना है कि हमें क्या पूछा है, पीक वैल्यू। ओके, तो हमें 220 वोल्ट का पीक वैल्यू जो होता है वो होता है 220√2। कैसे होता है सर, आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन √2, तो आई नॉट √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 67, मैग्नेटिक एनर्जी इन अ करंट कैरिंग इंडक्टर इज, तो मैग्नेटिक एनर्जी को U से डिनोट करते हैं और U इक्वल्स टू होता है ½ Li²। देखिए ये कहाँ पे है, तो ये है ऑप्शन सी में ½ Li²। चलिए आगे चलते हैं। 68, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला है करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है वो लगता है IL×B। ध्यान रखना है पहले L बाद में B, है ना, और L×B यूज करना है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पावर के लिए कौन सा सही है, तो पावर के लिए सही होता है V²/R, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला और लास्ट है हमारा, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट इज, कह रहा है रिजॉल्विंग पावर ह्यूमन आई का
मिनट में क्या होता है, तो भैया 1/60 होता है। तो बच्चों देखा आपने 70 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। इसमें से ध्यान ये रखना है कि आपको 70 क्वेश्चन में से 70 को सॉल्व नहीं करना है, केवल 35 क्वेश्चन को सॉल्व करना है ओनली। और वो 35 क्वेश्चन आपको चुनना है जो आपको बेस्ट आता है, जिसमें आपका एक भी गलत होने का चांस नहीं है। तो आप क्वेश्चंस का सिलेक्शन सही तरह से करें, जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उसी को बनाएं। ज्यादा बना लेने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपके केवल 35 क्वेश्चन ही काउंट होंगे, और वो भी शुरू वाले है ना, मतलब लगातार से। इसलिए ध्यान रखें कि आप केवल 35 बनाएं, और क्वेश्चंस को 35 ही चूंकि बनाना है तो समय आपके पास सफिशियंट होगा। इसलिए सही तरह से समय दें क्वेश्चंस को पढ़ने में, ताकि आपसे किसी भी तरह का कोई भी गलती ना हो। तो चलिए, मैं अमन सर, फिजिक्स एक्स्ट्रा स्कोर कोचिंग पूर्णिया से आप सभी के लिए ये मॉडल पेपर लेकर के आया। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी ये जो पेपर मैंने सॉल्व किया, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए सॉल्व किया। अब मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी सॉल्व कर रहा हूं, और ऐसे कुछ और पेपर्स मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल है एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल, जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर करना नहीं भूलिए। तो बच्चों, आप अपना प्यार बनाए रखिए। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है एक्स्ट्रा स्कोर पूर्णिया, है ना, और ये लॉ कॉलेज के बगल में है। आप हमारे यहाँ आकर के क्लास 11th, क्लास 12th, और साथ में एक्स्ट्रा स्कोर का फाउंडेशन ब्रांच भी है, जिसमें क्लास 9th और क्लास 10th की एक बहुत अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ पर है। आप आकर के यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं, और एडमिशन के लिए आप हमारे नंबर 7004030155 पर कॉल कर सकते हैं। क्लास 12th के लिए भी नया बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो कि थोड़े दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोग जल्द से जल्द संपर्क करें, हमारे नंबर पे कॉल करें। और जो इस बार क्लास 12th का एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए मैं लगातार काम करता रहूंगा और आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।